Hello everyone, this is Akanksha, your chemistry teacher and you're welcome in this प्यारा सा चैनल RRD Academy। तो जैसा कि हम लोगों ने कार्बन और इसके यौगिक के फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज वही 10 क्वेश्चंस और उस पर प्रैक्टिस करेंगे जो कि दूसरे टॉपिक से है, वो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एंड बताना जरूर लास्ट में कमेंट करके क्या आप लोगों को आपसे कितना क्वेश्चन इसमें से बना। तो हम लोग भी एकदम आराम से और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम टाइम आपका लेते हुए 10 का 10 क्वेश्चंस पूरे कंसेप्ट के साथ हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा रहा ये फर्स्ट क्वेश्चन। देखो तो आपको समझ में आ रहा है, आपसे बन रहा है क्या ये क्वेश्चन? बन जाना चाहिए। अगर आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर है, एक एक टॉपिक क्लियर है, तो इसमें का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। एंड पहले हम लोग देखेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोगों को आना क्या क्या चाहिए। पूछ रहा है एथिलीन, क्या है इसमें से? आपको एथिलीन का स्ट्रक्चर आता है क्या? किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये जो एथिलीन लिखा है यहाँ नाम इसका, फर्स्ट इसमें है एथ। एथ मतलब 2 कार्बन। आपको IUPAC नेम लिखना बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है एंड विथ कॉमन नेम, है ना? तो देखो एथ मीन्स 2 कार्बन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, ले लिए। इन किस में आता है? हम लोग हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, नॉट 3 पार्ट, 2 पार्ट में किए थे एंड दूसरे पार्ट का 2 पार्ट किए थे, तो टोटल 3 हुआ। कौन कौन? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तीनों में डिफरेंस क्या था? एक में था सिंगल बॉन्ड, सेकेंड था डबल बॉन्ड एंड थर्ड था ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड आने वाला है? तो लास्ट में है इन, तो कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लग गया। अब यही है हमारा एथिलीन का फॉर्मूला एंड जितना इसके पास चाहिए, एक कार्बन को कितने चाहिए होते हैं, कितना बॉन्ड बनाता है एक कार्बन? 4, तो 2 तो बना लिया कार्बन के साथ, तो बचा 2, तो 2 के साथ 2 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। ये हुआ हमारा एथिलीन का स्ट्रक्चर। अगर बोले तो इसका फॉर्मूला लिखे तो C2H4। अब इसमें से अब जब ये कौन से ग्रुप का एग्जाम्पल है? एल्कीन। एल्कीन इसमें आपको दिख रहा है क्या कहीं? एल्केन दिख रहा है, एल्काइन दिख रहा है, बट यहाँ पैराफिन और ओलिफिन, क्या आपको इसके बारे में पता है? पैराफिन और ओलिफिन होता क्या है? फर्स्ट जानते हैं ये पैराफिन और ओलिफिन होता क्या है। पैरा बोले तो लिटिल और फिन बोले तो रिएक्टिविटी, मतलब कम रिएक्टिव एलिमेंट्स जो भी होगा वो सारे किस में आ रहे होंगे? पैराफिन कैटेगरी में आ रहे होंगे। एंड ओलेफिन मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इससे पिछले वाला जब हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील वाले कंपाउंड्स कौन है? कौन सा था? जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रहता है वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होता है वो टाइटली बॉन्डेड रहते हैं कार्बन से, एंड डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड्स होता है वो लूजली बॉन्डेड रहता है। यही तो पढ़े थे ना? एंड इसमें भी वही वाला लगाएंगे। बस आप याद रखना, पैरा मीन्स लिटिल, मतलब कम रिएक्टिव वाला एलिमेंट्स पैराफिन में आएगा। तो कम रिएक्टिव कौन सा होता है? कार्बन और कार्बन के बीच जिसमें भी सिंगल बॉन्ड्स होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, वो पैराफिन के कैटेगरी में आता है। एंड ओलेफिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले में आता है। कौन सा? डबल बॉन्ड वाले कैटेगरी में जितना भी कार्बन कंपाउंड आ रहा होगा उसको बोलेंगे ओलिफिन, वो ओलिफिन वाली कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ जो एथिलीन है, एथिलीन में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट होने वाला है? तो नंबर बी। समझ आया आपको? बस यहाँ पे क्या याद रखना, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो नहीं बनाए तो अपने कॉपी में नोट डाल लो कि ये पैराफिन किसको बोलते हैं, पैराफिन में कौन कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है। तो लिखो आप, कार्बन कार्बन के जितने भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे वो पैराफिन कैटेगरी में आएगा। एंड ओलिफिन में जो भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे वो आएगा ओलिफिन में। एंड एल्केन और एल्काइन से तो आप रूबरू हो ही, है ना? चलो अब इसके अब आगे वाले में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। ये देखो 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको बिल्कुल भी हल्के से मत लेना।
के नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, बस इसमें ध्यान रखने वाला कौन सा बात है आपको बताते हैं। अभी पहले आप इसका आंसर बताओ, देखो आप आंसर ढूंढ पा रहे हो या नहीं। जब भी आप कोई क्वेश्चन अभी कर रहे हो इस टाइम एग्जाम के वक्त, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आखिर में वो जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपसे नहीं बना तो क्यों नहीं बन रहा है, उस क्यों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं ढूंढोगे तब तक आप क्वेश्चंस बनाने का फायदा नहीं ले सकते हो। तो वो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में अगर पैराफिन ओलेफिन का हमको पता होगा कि वो क्या होगा, तो वो उसका भी आंसर हम लोगों को आ रहा होता। एंड इसमें हम लोग देखते हैं क्या पूछ क्या रहा है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। फर्स्ट तो आपको यहाँ ध्यान देना है, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि कुछ पढ़े नहीं, बस फटाफट से पढ़े और ये नहीं आँख से ओझल हो जाता है और हम लोग देख नहीं पाते हैं, वही गलती यहाँ पे कर देते हैं। अगर आप लोग नहीं देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो फर्स्ट बात क्वेश्चंस को भी ढंग से पढ़ना है, एकदम अच्छे से, एक एक वर्ड आपके नजदीक, आपके आँख से ओझल नहीं होना चाहिए, है ना, तभी उसका हम आंसर सही कर पाएंगे। नहीं तो एक बार टिक हो गया अगर OMR सीट में, तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए हम एक एक क्वेश्चंस को सही ढंग से पढ़े। इसमें क्या बोल रहा है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। अल्कोहल का अगर हम बात करें तो कार्बन तो प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि वो कार्बन कंपाउंड्स तो रखते ही है अल्कोहल में। एंड देन और भी एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, OH, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का यही होता है ना, OH ऐड हो जाता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसको छोड़ के जो भी दूसरा कंपाउंड्स है, जो भी दूसरा एलिमेंट्स है, वो नहीं रहेंगे इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। नाइट्रोजन तो अल्कोहल में नहीं होता ना, कोई भी अल्कोहल का कंपाउंड आप नाइट्रोजन को लेकर देखे हो क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, अभी तक 2 क्वेश्चंस हो गया, यहाँ थोड़ा नंबरिंग का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। और सारे के सारे आप देख रहे हो यहाँ साइड में लिखा है कि कौन कौन से ईयर में पूछा गया है, तो ये भी देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब एग्जाम में 80% क्वेश्चंस बना कर आना, तो आप लोग प्रीवियस ईयर करना तो बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कल वाले में हम लोग भी इसी तरीके से का कुछ देखे थे, क्या देखे थे, कार्बन कंपाउंड्स का ही कुछ देखे थे, एल्यूमिनियम कार्बाइड करके, आपको याद है क्या, एक बार उसको भी रिकॉल करो। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो आपके पास होगा वो। बोल क्या रहा है इसमें कि कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देता है, बताओ जल्दी। क्या आप लोग इसका आंसर ढूंढ पा रहे हो। पहले अगर आप ये क्वेश्चन देखे, भाई द वे आपको याद नहीं आ रहा हो, तो आप बस स्टार्ट करो लिखना। क्या क्या आप कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला लिख पा रहे हो, फॉर्मूला, देन उसके बाद रिएक्शंस पे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे ये कैल्शियम कार्बाइड लिखने का कोशिश करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम का वैलेंसी +2, कार्बन का वैलेंसी 4, 2 से ये कैंसिल हो गया 2, तो बनेगा क्या, यस अगर हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो पहले हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड से इसका रिएक्शंस हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या क्या एलिमेंट्स देता है। जैसे वो एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर से रिएक्शन कर रहे थे, जब तो वो क्या करता था, किस किस चीज में टूट जा रहा था, जब वाटर में उसको मिलाते थे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एक बनता था मिथेन, बनता था ना। इसमें देखते हैं क्या बनता है। कैल्शियम कार्बाइड का पहले लिखो यहाँ फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हो गया। देन इसको किसके साथ रिएक्ट करना है, किसके साथ इसका रिएक्शन आपको दिखाना है, वाटर के साथ। तो वाटर का तो फॉर्मूला आता ही है ना, तो आप इसको करो वाटर के साथ रिएक्शन। फिर कौन सा कंपाउंड बनने वाला है, तो कोई भी मेटल वाला कंपाउंड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो अपना हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाता है। इसे पिछले भी वाले में भी देखे थे। तो एल्यूमिनियम वाला जो कंपाउंड था, एल्यूमिनियम कार्बाइड था, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी वही करेगा, क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वाइस।
एंड देन अब आता है एल्केन बनाएगा, एल्कीन बनाएगा या एल्काइन बनाएगा। तो जब यहाँ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एथाइन। दैट मीन्स कौन सा वाला बॉन्ड्स वाला कंपाउंड, ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, C2H2। तो ये आप याद रख सकते हो कि किस में कौन कौन सा क्या बनाएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में क्या बन रहा था, मीथेन, है ना, एंड इसमें क्या बन रहा होगा, एथाइन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी 2021 में पूछा गया है। देन अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया, ये आप अगर पढ़े होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का सबसे लास्ट टॉपिक नहीं, हाइड्रोकार्बन जब आप स्टार्ट कर रहे होगे हाइड्रोकार्बन, उसी में इसका यूजेस कुछ लिखा था कि कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारे लिए यूजफुल होता है, नुकसानदायक नहीं होता है। पढ़े थे, याद है क्या आपको? दो हाइड्रोकार्बन का टाइप्स होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त और असंतृप्त। तो हम लोग किसका यूज करते थे, जो रिएक्टिव हो उसी का यूज करेंगे ना। जो अनरिएक्टिव हो वो क्या करेगा, वो तो वहीं का रह जाएगा, वो नुकसान भी करेगा। तो हम अनरिएक्टिव, जल्दी रिएक्ट कर जाए किसी से, एंड रिएक्ट करना मतलब पच जाए जल्दी, यही ना। अगर हम इसका बात करें, इसको कंज्यूम करने का बात करें, तो असंतृप्त वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, वो नुकसानदायक नहीं होता। तो आप लोग याद कर सकते हो कि वनस्पति तेल मतलब यूजफुल रहना चाहिए, तभी तो इसको यूज कर, ये नुकसानदायक हार्मफुल नहीं होना चाहिए, तभी तो इसको यूज करेंगे। तो इसमें से कौन पहला बोल रहा है, इसमें भी संतृप्त है, यहाँ भी असंतृप्त है और यहाँ संतृप्त है। तो संतृप्त वाला तो गया, ये तो होने वाला नहीं। अब ये बचा असंतृप्त, तो यहाँ लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि यहाँ तेल बनाया जा रहा है तो कम तो होगा नहीं, सबसे लंबा चेन होगा जो भी हाइड्रोकार्बन का होगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, किसमें, वेजिटेबल ऑयल में, वनस्पति तेलों में। आया समझ में? आप इसको एक लाइन करके नोट भी डाल सकते हो। एंड देन अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पे। ये रहा हमारा 2022 में जो क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है, उसका वो भी सेम ही है, उससे रिलेट ही है। जैसे उसमें क्या था, वनस्पति तेल वो नुकसानदायक नहीं होता है, हार्मफुल नहीं होता है। और ये जो डलडा होता है जो कि यूज़ किया जाता था पहले, जब अभी तो रिफाइन आ गया, वो हम लोग यूज़ करते हैं। जो पहले डलडा यूज़ किया जाता तो वो तो होता है ना, हार्मफुल होता है, वो थोड़ा देर बाद जम जाता है। वैसे ही अंदर हम लोग कंज्यूम करते तो वो भी जम जाएगा, तो वो नुकसान करता था। तो यहाँ कौन सा होने वाला है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कौन सा, तो संतृप्त। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका कैसे आंसर ढूंढेंगे, तो असंतृप्त जो होता है वो तो हार्मफुल नहीं होता, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ है डलडा का बात कर रहा है, और आंशिक संतृप्त ये, और अति संतृप्त ये दोनों में से कोई नहीं होता है, बस यहाँ संतृप्त ऑप्शन में डालते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? अभी तक जितना क्वेश्चंस भी किए, 5 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने कर लिया, एंड उस पर अलग अलग कंसेप्ट भी हम लोगों ने सीखा। फर्स्ट सीखा पैराफिन ओलेफिन होता क्या है, वनस्पति तेलों में जो कार्बन की श्रृंखला होती है वो कौन सी हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं, कैसा होता है वहाँ पे, और फिर डलडा कौन सा हार्मफुल होता है और कौन सा हेल्पफुल होता है, कौन नॉट हार्मफुल होता है, नुकसानदायक नहीं होता है, वो भी देखे। कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शंस भी हम लोगों ने देखा। आप लोग नया नया कंसेप्ट तो सीख रहे हो ना, रिकॉल भी हो रहा होगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये रहा हमारा क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, ऐसे इस ईंधन के रूप में हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं हो। ऐसे सारे कार्बन कंपाउंड तो जल सकते हैं, लेकिन हम लोग ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में, जलावन के रूप में कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं जो नुकसानदायक नहीं हो। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, तो इसका ऑप्शन, यहाँ तो आप देख रहे हो ये भी कार्बन कंपाउंड है, ये भी कार्बन कंपाउंड है, ये भी कार्बन कंपाउंड है, तो गलती से भी सभी मत मारना। इसमें कौन सा कंपाउंड होगा, ये अल्कोहल वाला और इथेनॉल। ठीक है, जितना कम उतना ज़्यादा बेटर।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला तो पता ही है ना, बताने का तो जरूरत नहीं है। इथेनॉल, इथ मतलब डबल कार्बन आने वाला है, नॉल का बात कर रहा है तो OH अटैच हो जाएगा अल्कोहल वाले ग्रुप से, है ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम। इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कॉमन नेम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, एंड यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, आप लोग भी बताना। आप लोग बताओ पहले, मेथेनोइक अम्ल का कॉमन नेम क्या होता है, ये हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए अभी के अभी। जस्ट टाइप करके डालो कि क्या होता है उसका कॉमन नेम, बिना देखे हुए, बिना इधर उधर किए हुए। एंड देन इसका भी बताओ, इसका आप लोग समझ पा रहे हो क्या, इसका आंसर आप लोग दे पा रहे हो क्या? अगर आपने कॉमन नेम पढ़ा होगा, हमने तो बताया भी था क्या कि आपको बस किसी किसी का कॉमन नेम याद रखना है। IUPAC नेम तो सारे कंपाउंड्स का हम लोग बना पाते हैं, बट कॉमन नेम बस कार्बन के 1 और 2 वैल्यू का, मतलब जब कार्बन 1 रहे, जब कार्बन 2 रहे, तो उसका सामान्य नाम क्या होने वाला है वो आप बस याद कर लो। बस उतना ही तक आपको अभी चाहिए एग्जाम में क्वेश्चंस क्लियर करने के लिए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम। कार्बोक्सिलिक एसिड का बात करें जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो उसमें फर्स्ट 3 कंपाउंड्स का, फर्स्ट 3 बोले तो कार्बन एक फर्स्ट का तो बनता नहीं है, फर्स्ट का भी बनता है, मेथेनोइक एसिड तो बनता है ना, एंड फर्स्ट 3 का हम लोग याद कर रहे होते हैं कॉमन नेम। तो यहाँ क्या होने वाला है एसिटिक का, बताओ। एसिटिक एथेनोइक अम्ल, ठीक है, याद रहेगा आपको, याद रहना भी चाहिए। एंड फर्स्ट वाले का मैंने बताया मेथेनोइक अम्ल का, आप बताओ कॉमन नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होने वाला नहीं, इसका आप कॉमन नेम जरूर टाइप करके बताना। प्रोपेनॉन, ये तो खुद ही IUPAC नेम है, तो ये इसका ऑप्शन एथेनोइक अम्ल, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है 2015 में। ये क्या है, ये तो मे बी इजी आपको लग रहा होगा, इसको बताया गया था आपको सॉल्व करने का। इथाइल अल्कोहल है, तो आपको ये डर जाना नहीं है बस देख के कि ये कंपाउंड तो कभी देखे ही नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी। यहाँ एथाइल अल्कोहल, एथाइल बोले तो मतलब डबल कार्बन वाला, अल्कोहल बोले तो OH अटैच होने वाला है, 2,5OH, यही होता है एल्थाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। फॉर्मूला नहीं भी लिख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, आपको बस क्या करना है, यहाँ एथाइल अल्कोहल का बात कर रहा है, और जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं, यहाँ तो कोई भी और नहीं दिख रहा है, एथाइल बात कर रहा है ना, मतलब एल्कील ग्रुप का। तो एल्कील ग्रुप का जब बात करें तो क्या बोलते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को साइड कर दो, एंड किसी चीज को भी अगर ऐड कर रहे हैं एल्कील ग्रुप में, बस आपको ये तो पता है ना एल्कील ग्रुप। एल्कील ग्रुप कैसे बनता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाते थे, दूसरा कुछ अटैच कर देते थे, अटैच करने के लिए एक बॉन्ड खाली रखते थे उस कार्बन कंपाउंड का, तो उसी को बोलते थे एथिल ग्रुप। तो आप बनाओ, ये 2 कार्बन, इथाइल है इसलिए 2 कार्बन लिए, सारे में हाइड्रोजन अटैच, एक बॉन्ड खाली रहता था, तो इस यहाँ पे जो खाली बॉन्ड है वहां पे क्या अटैच हो जाएगा, अल्कोहल, सारे में लगा दो हाइड्रोजन। अब तो जान पा रहे होगे कि कैसे बना ये फॉर्मूला, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, और फिर से 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है यहाँ। तो यहाँ जिस तरीके से आपको दिख रहा है उस तरीके से डाल दो। C2H6OH होगा क्या, बिल्कुल नहीं, वो सारे से बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ये इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा आंसर C2H5OH। देखो ऐसे भी बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको वो अनुसूत्र याद ही रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जनरल फार्मूला, ये सब हम लोग खुद बनाते हैं, बस हमको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाना। इथाइल अब जब बोले तो कितना कार्बन लेना है, अल्कोहल बोले तो कौन सा एलिमेंट हमको अटैच करना है उस कार्बन कंपाउंड से, ये सब पता है तो हम लोग कर सकते हैं। देन हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप बताना भी आपको इतना समझ में आ रहा है ना, एंड ये सारे प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से तो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी है रिएक्शन वाला क्वेश्चंस। रिएक्शन से हर बच्चा घबराता है केमिस्ट्री में कि ये रिएक्शन हम याद कैसे करें। चलो हम लेफ्ट साइड वाला बना भी लें,
लेफ्ट साइड का बात करें तो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक साइड, अगर सेंटेंस कुछ लिखा है तो हम अभिकारक साइड बना भी ले तो प्रोडक्ट साइड हमको कैसे पता होगा, वो कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो वो कैसे, उसका सोल्यूशन कैसे निकाले, तो आप देखो, आप ना रिएक्शन जितना भी देखते हो केमिस्ट्री में उसको रिलेट करो, किस किस तरीके से आंसर आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ। जब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में जाते हैं तो वो रिएक्शन को याद करने का भी जरूरत नहीं होता, रिलेट करने का भी जरूरत नहीं होता, क्योंकि उसमें हमको पता रहता है कि आप जो इससे अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, क्योंकि इतना सारा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड उसमें कुछ रूल भी हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी अभी तो 10th स्टैंडर्ड में ही है, बोर्ड का एग्जाम भी देना है, इसमें कैसे, इसमें हम लोग याद करें क्या, वो याद करना पड़ेगा क्या उतना सारा रिएक्शन एक एक करके एक कॉपी में लिख ले एंड देन याद करे, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, बस रिलेट करना है, स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से जितना भी आप पढ़ते जा रहे हो रिएक्शन उसको आप रिलेट करो। जैसे अभी मैंने किया, क्या एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर से रिएक्ट करवा रहे थे तो क्या बन रहा था, जब भी मेटल वाले कंपाउंड्स को वाटर से अटैच करते हैं तो हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने का फॉर्मूला भी हम लोग जाने थे, वैलेंसी के हेल्प से बना सकते हैं। एंड देन अभी देखिए कैल्शियम कार्बाइड का, उसमें भी क्या देखा हम लोगों ने कि वो कैल्शियम कार्बाइड है, उसको वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है ना। तो इस तरीके से बस आप अभी रिलेट कर सकते हो जिसे आप समझ सकते हो। एंड सारे एक बार तो सारा रिएक्शन देख के जाना, क्योंकि रिएक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। लेफ्ट साइड वाला आपको दे दिया जाएगा एंड राइट साइड वाला आपसे पूछा जाएगा। लेफ्ट साइड वाला दे के और राइट साइड वाला अगर पूछे तो कैसे बनाओगे, उस टाइम याद करोगे क्या। तो आप इस तरीके से थोड़ा अगर आप रिलेट करके पहले से गए हो तो वहां आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर दे पाओगे। तो याद तो बिल्कुल नहीं करना, बस आप समझ गए हो तो आप आंसर दे सकते हो। अब यहाँ भी सेम चीज, अब यहाँ पे ना दो रिएक्शंस होता है, दो तरीके का प्रोडक्ट मिल रहा होता है इसमें, बस टेम्परेचर के चेंज होने से। यही तो केमिस्ट्री है। हल्का सा एटम चेंज कर दो, एटम को इधर से उधर कर दो तो हमारा पूरा पदार्थ, पूरा जितना मैटर है वो चेंज हो जाता है। उसमें अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दिए तो कुछ और बन जाएगा। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखे थे, जिप्सम को थोड़ा हीट करो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से हीट कर दिए तो वो एस बन जाता था जिसका कोई यूज नहीं था। यही तो देखे थे ना। तो बस टेम्परेचर चेंज करो तो पूरा कंपाउंड चेंज। वाटर कितना डालो तो पूरा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का बात करें तो उसमें अगर वाटर का ड्रॉप इधर से उधर हुआ तो पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता था। कोई यूजफुल होता था, किसी को यूज नहीं कर सकते थे, है ना। यहाँ भी उसी तरीके का। तो इसमें जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 से जब गर्म करते हैं तो मिलता क्या है, इसमें जितना भी ऑप्शन है वो दोनों पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं, फिर समझते कि इसका आंसर क्या आएगा। है क्या, एथेनॉल का सूत्र बताओ, रासायनिक सूत्र है एथ मतलब C2 और एथाइल तो आएगा ही H5 और OH, ऑल है तो अल्कोहल ग्रुप। जब इसको हम रिएक्ट करते हैं सांद्र H2SO4, जब भी हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन में तो वाटर मिक्स करके ही करते हैं। विदाउट वाटर ना एसिड हम लोग पहचान सकते हैं और ना ही बेस को पहचान सकते हैं, पढ़े ही थे ना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं इसको तो दो तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, बस टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ये 443 पे केल्विन पे और ये 413 केल्विन पे। C2H2O C2H2, यस। जब ये 443 केल्विन पे आप इसको गर्म करोगे तब क्या मिलेगा, ठीक है। इस तरीके का कंपाउंड हम लोगों को मिल रहा होता है। अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन का तो यहाँ कहीं बात किया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, C2H4। मतलब क्या होगा, C2H4 का नाम क्या होता है, IUPAC नेम, एथीन। तो एथीन मिल रहा होता है जब हम लोग रिएक्शन करते हैं किसका, एथेनॉल को, जब सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। देखो टेम्परेचर का डिफरेंस, जब टेम्परेचर हल्का सा अलग हुआ तो दूसरा कंपाउंड, और दूसरा अलग हुआ तो दूसरा कंपाउंड मिल रहा है ना।
तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना, उतना आपको जानना नहीं है, बस इतना जानो कि जब हम इसको इससे मिलाते हैं तो ये मिलता है क्या, एथीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। C2H4, यस, एथीन वाला ग्रुप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ले फटाफट से। आप लोग नोट करते जरूर जाना जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप जब एग्जाम जब दे रहे होगे उस दिन भी आप लोगों ने देख लिया, अगर हल्का सा बस देख लिया अपने नोट को जहां भी आप लोगों ने नोट किया है, तो आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। यहाँ क्या बोल रहा है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है, तो पता है क्या, बताओ तो इसका आंसर। ये भी 2022 में पूछा गया है। क्लोरोफॉर्म, इथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एथिल अल्कोहल। तो आपको बता दे, इसको लिख भी लो एक लाइन में कि आयोडीन को जब हम किस चीज में आयोडीन को जब हम टिंचर आयोडीन बनाते हैं तो उसमें मिक्स करते हैं एथिल अल्कोहल। तो थोड़ा प्रोसेस होता है, सोडियम आयोडाइड मिलाओ, देन आयोडीन मिलाओ, देन उसके बाद ये एथिल अल्कोहल मिलाते, एथिल अल्कोहल में सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं, फिर सोडियम आयोडीन मिलाते हैं, देन हम लोगों को टिंचर आयोडीन मिलता है। ठीक है, तो उतना आपको जानना नहीं है, बस इतना जान लो कि आयोडीन को कौन से द्रव्य से मिलाएंगे, कौन सा द्रव्य मिलाएंगे तो टिंचर आयोडीन बनेगा, एथिल अल्कोहल। ठीक है, ना क्लोरोफॉर्म, ना इथर और ना ही कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म सेम है ना। तो आप जो भी ऑप्शन रहे उसको भी थोड़ा थोड़ा समझते जाना, ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन दिया है और कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होगा, आपको समझ में भी आना चाहिए कि क्या बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो आप ये एक नोट में डाल लो कि आयोडीन को जब हम मिक्स करते हैं एथिल अल्कोहल के साथ तो टिंचर आयोडीन मिल रहा होता है। अब हमारा रहा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब में भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सारा जितना चैप्टर है आपको कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से कंप्लीट आपने किया होगा। एंड और भी ढेर सारा इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, कहाँ से, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से भी आप प्रीवियस ईयर ढेर सारा देखना। एंड मैंने भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस, ये सारा जितना क्वेश्चंस करवाया है आज एंड इससे पिछले वाले में भी करवाया था, वो बस क्वेश्चंस को किस तरीके से समझे, किस तरीके से बनाए, वो था। प्रैक्टिस आपको करना है, आपको बुक देखना है, बुक से बहुत ढेर सारा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका एग्जाम भी बेस्ट जाएगा। तो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से स्माइल के साथ। बाय।